नमस्कार, मैं किरण आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल फैक्ट्स एंड वी में। दोस्तों, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आज का जो वीडियो है वो एक ऐसे व्यक्ति पर आधारित है जिन्होंने लाइफ आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस किया है। जी हाँ, जिसे नियर डेथ एक्सपीरियंस भी कहा जाता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कहानी है अनीता की। अनीता एक ऐसी लड़की जो मूलतः भारतीय वंश की है, जिसका जन्म सिंगापुर में 16 मार्च 1959 में हुआ। अनीता के जन्म के बाद उसके माता पिता तुरंत उसको लेकर श्रीलंका शिफ्ट हो जाते हैं। श्रीलंका में तकरीबन 2 साल गुजारने के बाद फिर वो अनीता को लेकर हांगकांग शिफ्ट हो जाते हैं। हांगकांग में आकर उनकी फैमिली थोड़ी सेटल हो जाती है। अनीता भी धीरे धीरे बड़ी होती है और फिर अनीता का जो दाखिला है वो एक हांगकांग के एक ब्रिटिश स्कूल में वो करवा देते हैं। वहीं पर अनीता को एक उसकी बहुत ही करीबी दोस्त सोनी मिलती है, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। दोनों बेटियां धीरे धीरे बड़ी होती रहती है, अपना स्कूलिंग ख़त्म करती है, ग्रेजुएशन ख़त्म करती है और फिर अनीता भी उसी शहर में जॉब में लग जाती है। जॉब करते समय अनीता की पहचान एक बहुत ही होनहार युवक डैनी से होती है। डैनी जो बहुत ही टैलेंटेड और यंग लड़का है, उससे फ्रेंडशिप होने के बाद ये दोनों ज़्यादा करीब आते हैं और धीरे धीरे उनके रिलेशंस और डेवलप होते हैं और दोनों डिसाइड करते हैं कि अभी हमें शादी कर लेनी चाहिए और दोनों शादी भी कर लेते हैं। अनीता और डैनी की शादी होने के बाद तकरीबन 1.5-2 साल सब कुछ ठीक चल रहा होता है और तभी अनीता को एक न्यूज़ मिलती है कि उसकी क्लोज फ्रेंड सोनी बीमार है। सोनी बीमार है ये सुनकर तुरंत अनीता उसको मिलने उसके घर जाती है और डॉक्टर से वगैरह बात करती है। तो अनीता को पता चलता है कि सोनी को कैंसर है। ये पता चलने के बाद उसके पैरों से ज़मीन निकल जाती है। सोनी को जितनी हेल्प हो सकती है वो सारी हेल्प अनीता करती है। उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, रेडिएशन, केमोथेरेपी, बाकी की दवाइयाँ ये सोनी के ऊपर डॉक्टर साहब चालू कर देते हैं और उसके बाद धीरे धीरे सोनी की तबीयत ठीक होने की बजाय और ख़राब होते जाती है और कुछ दिनों के बाद सोनी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। सोनी का देहांत हो जाता है। उसके देहांत के बाद मानो अनीता पूरी तरह टूट जाती है। डैनी को अनीता को संभालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सबसे करीबी दोस्त गुजरी होती है अनीता की। फिर भी एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड, केयरिंग हस्बैंड, लविंग हस्बैंड होने के हिसाब से डैनी उससे बहुत हेल्प करते हैं। इस सिचुएशन से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं और डैनी उसमें सफल भी हो जाते हैं और धीरे धीरे उनका लाइफ नॉर्मल होकर फिर एक बार ट्रैक पर आ जाता है। लेकिन अभी कहानी में ट्विस्ट है। 1-1.5 साल बाद अनीता खुद बीमार हो जाती है। डॉक्टरों को पता नहीं चलता कि ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी अनीता ठीक क्यों नहीं हो पा रही है। डॉक्टर कहते हैं कि सारी टेस्ट करवाने पड़ेंगे और भी कुछ टेस्ट है जिससे हम कुछ डायग्नोसिस तक पहुंच पाए और अनीता के कुछ टेस्ट होते हैं। तब डॉक्टर डायग्नोसिस करते हैं कि अनीता को भी कैंसर है। अनीता के गर्दन के पीछे, कंधे में, चेस्ट में कैंसर्स के कुछ ट्यूमर्स हैं और वो ट्यूमर्स भी नींबू के इतने बड़े बड़े ट्यूमर्स हैं। ये जानने के बाद तो अनीता पूरी तरह टूट जाती है। डैनी भी पूरी तरह से हताश हो जाते हैं। जिस चीज़ से वो डर रही थी, दूर रह रही थी, जो एक्सपीरियंस उन्होंने सोनी का देखा था, वही बीमारी उनके शरीर में पनपने लगी थी। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अनीता तो ट्रीटमेंट करना नहीं चाहती थी क्योंकि उस ट्रीटमेंट के दौरान सोनी की जो हालत थी वो देखने के बाद अनीता की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि वो भी वो ट्रीटमेंट से गुजरे। लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन न होने की वजह से अनीता ट्रीटमेंट के लिए हाँ कहती है और अनीता का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। तकरीबन 1.5-2 साल तक अनीता ट्रीटमेंट लेती है, लेकिन बजाय ट्रीटमेंट से ठीक होने की जगह वो धीरे धीरे और ख़राब हो जाती है। उसकी तबीयत और वीक होते जाती है। अनीता इतनी वीक होती है कि अनीता को व्हील चेयर पर ही सब जगह घुमाना पड़ता है डैनी को, और व्हील चेयर पर घूमते वक्त एक पोर्टेबल ऑक्सीजन का टैंक वो साथ में लेकर हमेशा घूमती है। ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से डैनी उनको अस्पताल में एडमिट करते हैं। तब अनीता की हालत इतनी बुरी होती है, उसमें इतनी भी शक्ति नहीं होती है कि सब अभी
व्हील चेयर में जब वो बैठती है तो अपनी खुद की गर्दन वो ऐसे सीधे नहीं रख पाती, अपने आप सीधे रखने की कोशिश भी करती है तो गर्दन ऐसी नीचे झुक जाती है। इतना इतना भी त्राण या फिर जिसे कहते हैं शक्ति उनके मसल्स में नहीं होती। और फिर उसी अवस्था में उन्हें अस्पताल में एडमिट किया जाता है और कुछ ही दिनों में वो कोमा में चली जाती हैं। कोमा में चले जाने के बाद डैनी तो पूरी तरह टूट जाते हैं, उनके रिलेटिव्स भी बहुत दुखी होते हैं और डॉक्टर डैनी को जवाब देते हैं कि अभी इनके पास बहुत कम वक्त है, इनके हालात बहुत नाजुक है, आप आपके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर दीजिए। ये सुनकर तो डैनी को समझ में नहीं आता अभी क्या करे और क्या नहीं, लेकिन वो सारी रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं और सारे रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करते हैं। अनीता के जो भाई है अनूप, जो भारत में है, उन्हें भी इन्फॉर्म किया जाता है। जैसे अपनी बहन की यह हालत पता चलने के बाद वो तुरंत भारत से हांगकांग के लिए निकलते हैं। हांगकांग से वो अस्पताल की तरफ रुख करते हैं हांगकांग में पहुंचने के बाद। और यहाँ कुछ अलग चीज़ अनीता कहती है। अनीता कहती है कि डॉक्टर साहब और सारे लोग कह रहे हैं कि मैं कोमा में हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कोमा में हूँ, क्योंकि मैं सारी चीज़ें देख पा रही थी, सुन पा रही थी। मेरे ही बेड के पास में डैनी मेरा हाथ थामे बैठे हुए थे और डैनी जो महसूस कर रहे थे, जो प्यार, जो अफेक्शंस उनको मेरे लिए है, वो सारा मैं महसूस कर पा रही थी। उनका दुख मैं महसूस कर पा रही थी। इतना ही नहीं कि जितने रिलेटिव्स वहाँ पर मौजूद है उन सबके दिल में जो बात चल रही है वो अनीता को साफ साफ पता चल रही थी। अनीता कहती है कि उस वक्त उसका विजन जो है अनीता का वो पूरा 360 डिग्री हो गया था। मतलब सामने, दोनों बाजू में और पीछे क्या चल रहा है वो क्लियर कट अनीता देख पा रही थी। फिर डॉक्टर आते हैं, अनीता कहती है उस रूम में। डॉक्टर आकर अनीता के पीठ में एक इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन लगा के उसके पीठ से लंग्स के अंदर जो फ्लूइड है वो भी डॉक्टर निकालते हैं। और ये सारी चीज़ें अनीता महसूस कर रही होती है। और यहाँ सारे लोग ये बातें कर रहे थे कि अनीता कोमा में है, अनीता कोमा में है। तब अनीता कहती है कि मुझे एक एहसास ऐसा हुआ कि मैं अपने शरीर से बाहर आ गई हूँ और बाहर आने के बाद मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है, बिल्कुल मुझे अच्छा लग रहा है। अभी तक जो अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं ना, वो मैं अब महसूस कर रही थी, बहुत ही रिलैक्स महसूस कर रही थी। और उसी दरम्यान बचपन से लेकर उस हॉस्पिटल के कैंसर बेड तक का पूरा सफ़र अनीता के सामने आ जाता है। ये किन वजह से अनीता को ये बीमारी हुई, ऐसे कौन से इमोशंस थे जो इन्होंने होल्ड करके रखे और इस होल्ड किए हुए इमोशंस के ब्लॉकेज की वजह से वो कैंसर उनके बॉडी में पलने लगा। अनीता कहती है अब तक मानो मैं किसी अंधेरे कमरे में थी और उस अंधेरे कमरे को ही अपना जीवन मान रही थी, लेकिन उस अंधेरे कमरे में अचानक कोई जब उजाला करता है तो सारी चीज़ें कैसे साफ दिखाई देती है, वैसी सारी चीज़ अभी मेरे सामने साफ दिखाई दे रही थी, ऐसा अनीता कहती है। दोस्तों उसके आगे अनीता और एक बात का खुलासा करती है। अनीता कहती है कि उसी दौरान मुझे दूर मेरे पापा जो 10 साल पहले गुजर गए वो दिखाई देते हैं। तब वो पापा से पूछती है पापा आप कहाँ थे इतने साल तक? तब उनके पापा भी उसे जवाब देते कि बेटा अनीता मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ था। पापा के साथ उसे और एक व्यक्ति वहाँ दिखाई देती है और वो व्यक्ति सोनी, जो उसकी बहुत ही करीबी दोस्त, जिसका देहांत 2-2.5 साल पहले हुआ होता है, वो भी उसे दिखाई पड़ती है। और उसके पापा और सोनी दोनों उसे कहते हैं कि अब अनीता तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हें ये बीमारी कैसे हुई, क्या रीज़न है, ये अब तुम जान गई हो, तो अब तुम जाओ अपने शरीर में लौट जाओ, अपनी दुनिया में लौट जाओ और फियरलेस होकर अपनी ज़िंदगी जियो, क्योंकि अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। ये सब सुनकर अनीता हैरान हो जाती है। अनीता कहती है कि मुझे इस बीमार शरीर में वापस नहीं जाना है, मैं जैसी मूवी हूँ यहाँ पर हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मेरा मन नहीं हो रहा है उसी जाकर बीमारी में वापस वो सब लाइफ में जीऊँ। तब उसके पापा कहते हैं कि नहीं अभी ऐसा नहीं होगा, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम लौट जाओ, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया। अनीता कहती ये सारी बातें शाब्दिक रूप से नहीं हो रही थी, ये सारी बातें जो थी वो एनर्जी लेवल पे मैं, मेरे पिताजी और सोनी
तीनों कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास कोई शरीर था ही नहीं, कोई वोकल कॉर्ड था ही नहीं। तो ये सारी जो भावनाओं का आदान प्रदान और जो बातचीत है वो एनर्जी के लेवल पे हम एक्सचेंज कर रहे थे। तो ये सारी बातें सुनकर अनीता निर्णय ले लेती है कि नहीं, मुझे अब लौटना पड़ेगा। और उस वक्त अनीता अपने शरीर में लौटती है और आंखें खोलती है और कोमा से बाहर आ जाती है। अब जैसे ही अनीता आंखें खोलती है तो डैनी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो और उसके रिलेटिव तुरंत बाहर जाकर डॉक्टर को बुला कर लेकर आते हैं कि अनीता ने आंखें खोल दी। ये सुनकर डॉक्टर भी अंदर आते हैं और अनीता को देखकर हैरान हो जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर साहब अंदर आते हैं तो अनीता डॉक्टर के पास देखकर कहते हैं कि गुड आफ्टरनून डॉक्टर चैन। तो ये सुनने के बाद डॉक्टर तो अचंभित रह जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, क्योंकि तुम जब कोमा में चली गई उसके बाद पहली बार मैं तुम्हें अटेंड करने आया था। तब अनीता उनसे कहती है, डॉक्टर मुझे तो ये भी याद है कि आप आए थे, आप वही डॉक्टर हो ना जो मेरे पास आकर मेरे पीठ से इंजेक्शन लगाकर मेरे लंग्स में से आपने फ्लूइड निकाला। तो ये सुनने के बाद तो डॉक्टर और हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हाँ मैंने ही निकाला, लेकिन तुम तो उस वक्त कोमा में थी, तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता। ये कहकर डॉक्टर अपना सर खुजाते हुए बाहर चले जाते हैं। तब अनीता डैनी से कहती है, डैनी ये वही डॉक्टर है ना जिसने आपको कहा कि मेरे सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, मेरे पास बहुत कम वक्त है, आज की रात भी मैं निकाल पाऊंगी कि नहीं ये वो कह नहीं सकते, ये आपको कहा ना इस डॉक्टर ने। तो ये सुनने के बाद डैनी भी हैरान होते हैं। डैनी उससे कहते ये सब तुमने कब सुना, क्योंकि ये सारी बातें डॉक्टर ने मुझे इस कमरे में नहीं, नीचे कॉरिडोर में कही थी। डैनी को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। उसी वक्त अनीता के भाई अनूप उसे मिलने आते हैं। तब अनीता भारत से लेकर हांगकांग तक पहुंचने तक की सारी जर्नी, जो सफ़र है, उस सफ़र के दौरान कुछ ऐसी बातें अनूप को याद दिलाती है। वो सुनकर अनूप भी हैरान होते हैं कि ये तो यहाँ बेड पर थी, उसे ये सब सारी बातें कैसे पता चली। तब डैनी और अनूप को यकीन हो जाता है कि अनीता सच कह रही है और कुछ तो चमत्कार हुआ है जो हमारे समझ के परे है। अब अनीता होश में आने के बाद उसके शरीर में जो कैंसर के ट्यूमर होते हैं, जो नींबू के बराबर बड़े होते हैं, वो बराबर 70% श्रिंक हो जाते हैं। और जब 5 हफ्ते बाद रूटीन चेकअप होता है अनीता का, तो अनीता के शरीर में डॉक्टरों को कैंसर कहीं भी नहीं मिलता, वो ट्रेस ही नहीं कर पाते। ये सब टेस्ट के रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर तो हैरान हो जाते हैं। फिर वही ऑन्कोलॉजिस्ट एक दूसरे ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं अनीता के केस के बारे में। तो वो जो दूसरे ऑन्कोलॉजिस्ट है वो भी पहले डॉक्टर को कहते हैं कि कैंसर ऐसे शरीर से गायब हो ही नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं शरीर में ज़रूर मौजूद होगा, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा, कुछ और टेस्ट कराने होंगे। और अनीता कहती है वो टेस्ट करते रहे और टेस्ट करने के बाद भी उनको शरीर में कहीं पर भी कैंसर का नामो निशान नहीं मिला। ये सारे रिपोर्ट्स आने के बाद अनीता के डॉक्टर्स को समझ में नहीं आता कि उनके रिपोर्ट में क्या लिखा जाए, क्योंकि लिखने जैसा कुछ था ही नहीं। अनीता पूरी तरह से ठीक हो गई थी। फिर वो डॉक्टर अनीता की ये फाइल एक केस स्टडी के तौर पर वर्ल्ड के 5 फेमस कैंसर इंस्टीट्यूट में भेजते हैं। और कुछ दिनों के बाद उस इंस्टीट्यूट का भी रिप्लाई आ जाता है कि इतने फाइनल स्टेज से कोई इंसान कैसे ठीक हो सकता है, ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी वही डॉक्टर प्रेरित करते हैं अनीता को कि तुम्हारा ये जो एक्सपीरियंस है वो अद्भुत है, आप ये लोगों के साथ शेयर करो, लोगों को पता चलने दो कि आपके साथ क्या हुआ, आप कैसे इस बीमारी से बाहर आई। और तभी अनीता, जी हाँ, ये अनीता जी की कहानी, जिनका पूरा नाम है अनीता मूरजानी, जिन्होंने एक बुक लिखी डाइंग टू बी मी, जो अमेरिका की न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर अक्लेम्ड बुक है, जो बहुत से रीजनल लैंग्वेजेस में भी अनुवादित है। मराठी और हिंदी में भी ये बुक अवेलेबल है दोस्तों। और मैं आप सब लोगों से रेकमेंड करूँगा कि आप भी ये बुक ज़रूर पढ़िएगा। ये बुक पढ़ने के बाद आप भी परिचित होंगे जीवन के एक नए आयाम से। अनीता जी इस बुक में कहती है कि जो भी कैंसर जैसी बीमारियां हैं, वो हमारे अंदर जो भी नेगेटिव इमोशंस है, डर, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये ज़्यादा अगर हम हमारे अंदर रखें तो इसी इमोशंस की तब्दीली किसी भयंकर बीमारी में होती है। और ये सारा एक्सपीरियंस उन्होंने अपने बुक में वाचकों के सामने रखा हुआ है। तो मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि वक्त निकाल कर आप ये बुक ज़रूर पढ़िएगा।
और आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे हम ऐसे ही एक महिला की कहानी जिन्होंने ऐसे एक टर्मिनल डिसीज़ पर मात दी और एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा टूल हम लोगों को देकर गई है वो, जिससे हम हमारे लाइफ को भी हील कर सकते हैं, ऐसी व्यक्ति की कहानी लेकर मैं अगले वीडियो में आने वाला हूँ। तो जो भी नए दर्शक हैं हमारे, उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जो भी नए वीडियो है वो आपको मिलते रहें। और एक चीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आपको वीडियो कैसी लगी ये आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं प्रेरित हूँ आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो लेकर आने के लिए। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।